एक बॉडी को हमने हीट किया, उसको हीट किया, टी टाइम तक हीट देते रहे और उसका टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस या कुछ एक्स डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब मैं कितना पानी ले लूं कि उतने ही टाइम तक उतनी ही हीट देने से पानी का टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ा दूं जितना कि उस बॉडी का बढ़ा था, तो वो उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको मैंने 10 सेकंड तक एग्जांपल ले रहा हूँ इसको 10 एग्जांपल मैंने 100 जूल हीट दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब मैं किसी और कंटेनर में कितना पानी ले लूं, कितना मास ऑफ वाटर ले लूं ताकि इसको भी 10 सेकेंड्स तक 100 जूल हीट देने पर इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दूं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पानी का मास है ये इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये पानी का मास इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा, इसे वाटर इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है जो आपका हीट कैपेसिटी का आप पढ़ के आए हो, Q = mc, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेडिंग डाल देना वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी और आधा पेज छोड़ दो। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट तो पहला शब्द क्या बोलोगे? मास, मास ऑफ वाटर। तो इसकी यूनिट क्या हुई? केजी या ग्राम। इट इज दैट अमाउंट ऑफ एट दैट मास ऑफ वाटर, वो सब पूरा डेफिनेशन आ जाएगा उसमें। लेकिन फिलहाल बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट। आगे चलो, लेटेंट हीट हमने उस दिन कर लिया था। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस शायद हमें शुरू करना था, लिखा भी आपने लोगों ने, लिखा नहीं ना कुछ? कर लिया? अच्छा, जो लिखा हुआ है उसमें आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान से देखिए कि जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं तो गैस 2 काम करती है। गैस का टेम्परेचर बढ़ता है या दूसरा गैस एक्सपेंड करती है। गैस का टेम्परेचर बढ़ता है और गैस एक्सपेंड करती है। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा? उसको वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने? फर्स्ट लॉ क्या होता है? यही पढ़ा? इस तरीके से नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? ये बड़ी दिक्कत होगी मुझे। एक मेयर्स रिलेशन आएगा। मैं आज यही सोच रहा था, पढ़ रहा था, सुबह बैठा हूँ क्या आज कराऊंगा कैसे इसको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मेरे साथ तो करा नहीं तुमने। केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब तुम ये बता रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, अब तुम कह रहे हो फर्स्ट लॉ बता रहे स्टेटमेंट नहीं, फिर मैं समझूंगा कैसे, करूंगा कैसे इसको। एक रिलेशन आता है जिसमें आप स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इसे बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, करवाया? डेरिवेशन आती है इसकी? CP माइनस CV को R किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स भी एक्चुअली शुरुआत में बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। चलो क्या देखो आगे, लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। हमने कल बात करी थी और लास्ट लाइन क्या लिख कर गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो उसको एक बार। लास्ट लाइन जो लिख कर गए थे, हमने कहा कि गैस की स्पेसिफिक हीट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। जिस कंडीशन में गैस को एक्सपेंड किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस हिसाब से उसकी स्पेसिफिक हीट तय होती है। लास्ट लाइन ये लिखिए, पढ़ के देखो। Therefore, specific heat of a gas does not have a single or a unique value. It depends on the conditions under which the gas has been
गैस हैज एक्सपेंडेड, ये लिखा था लास्ट में हमने। आज हम पढ़ते हैं इसमें, पहली हेडिंग डालेंगे लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। वो क्या फॉर्मूला पढ़ के गए थे, mc डेल्टा टी। तो c किसके बराबर आ गया, एक सिलेंडर बनाओ, इसमें पिस्टन लगाओ और इसमें गैस भरो। बनाओ जल्दी से करो, टाइम मत खराब करो। हमने क्या किया, मैंने आपको एक दिन बहुत दिन पहले डीजल इंजन की वो बताई थी आपको, डीजल इंजन काम कैसे करता है, याद है थोड़ा बहुत। डीजल इंजन में हम डीजल और एयर के मिक्सचर को जोर से ऐसे दबाते हैं, और जितना दबाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक बार इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उसमें आग लग जाती है। ठीक है, कंप्रेस कर देते हैं डीजल और एयर के मिक्सचर को, कंप्रेस कर देते हैं डीजल और एयर के मिक्सचर। पेट्रोल में तो स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पिस्टन को ऐसे पकड़ूं और ठक नीचे ले आऊं, बहुत ही तेजी से इस गैस को मैं कंप्रेस कर दूं, क्या होगा गैस का, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गैस का टेम्परेचर, क्या आपने कोई हीट दी है, ठीक, देखो आपने कोई हीट दी नहीं, आपने डेल्टा क्यू कितना लिखा है, अगर डेल्टा क्यू को 0 रख दूंगा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लिखो सपोज द गैस as shown, suppose the gas as shown is suddenly compressed, so that there is rising temperature delta T, so that there is rising temperature delta T. Since, full stop, since no heat is given to the system, देव कुमार हमने हीट दी कोई नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, कंप्रेस किया बस। Since no heat is given to the system, फिर उसके बाद ये लिखेंगे डेल्टा क्यू 0 तो स्पेसिफिक हीट 0। हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। लिमिट का मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो पहली वैल्यू हमने निकाल ली 0। आगे चलिएगा, दूसरा केस, फिर से वही क्वेश्चन बना दिया हमने दोबारा से। गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जब गैस को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉरी एक्सपैंड करती है।
टेम्परेचर बढ़ेगा और जब भी गैस एक्सपेंड होएगी तो हमेशा ठंडी होगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में सारी की सारी, तो जब तक वहाँ से नहीं उखाड़ूंगा तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब मैंने इंटरनल एनर्जी भी आपको ज़्यादा नहीं बताई है ना। जैसे मैंने अभी ये स्टेटमेंट लिखी थी आपको लॉ की, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। इसको थोड़ा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो यहीं से लिंक्ड है तो थोड़ा सा बता दूँ। आपने प्रोसेसिंग तो पढ़े होंगे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल पढ़े हैं ना, तो फिर क्या दिक्कत है, आ जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं। देखो अब की बार हमने क्या किया, गैस को हीट किया। पिछली बार हमने गैस को हीट नहीं किया, बस ऐसे जोर से दबाया, गैस को कंप्रेस किया, मॉलिक्यूल पास आके टेम्परेचर बढ़ गया। ये तो लॉ भी पढ़े होंगे तुमने, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जे-ल्यूसेक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, नहीं पढ़े? जब उसके वजह कैसे काम चलेगा। चलो क्या, एनीवेज आगे चलते हैं, आगे चलो। ये बता रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना, गैस को कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो ठंडी हो जाएगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो ठंडी हो जाएगी। अब हमने क्या किया, गैस को हीट किया। गैस हीट करती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन साथ के साथ हमने इस पिस्टन को फ्री छोड़ा हुआ है, ये ऊपर को चला जाता है। जैसे ही ऊपर को जाएगा, जैसे ही ये ऊपर को जाएगा, गैस फैल जाएगी। गैस फैलते क्या हो जाएगी दोबारा से, फिर ठंडी हो जाएगी। यानी जो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ गया था वो इसके एक्सपेंड होने से फिर वहीं आ जाएगा। आप फिर थोड़ी सी हीट जाएगी। ये केवल 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 एक कंसेप्चुअल पार्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, अभी हम बात कुछ और ही करेंगे। एक आइडियल प्रोसेस बता रहा हूँ, आइडियल प्रोसेस बता रहा हूँ कि यहाँ से हीट किया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश हुई, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगा गैस एक्सपेंड कर गई, गैस एक्सपेंड करी एकदम ठंडी हो गई, तो जो बढ़ने लगा था वो फिर वही नॉर्मल आ गया दोबारा से। फिर आपने हीट दिया, फिर वही काम हुआ। इस प्रोसेस के दौरान आप हीट तो दे रहे हो पर क्या नहीं हो रहा, वेरी गुड, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गैस एक्सपेंड कर जाती है। गैस क्या हो रहा है, गैस एक्सपेंड करती ठंडी हो जाती है दोबारा से, तो जो टेम्परेचर राइज होता है वो फिर नॉर्मल हो जाता है दोबारा से, फिर उसी लेवल पे आ जाता है। तो राइज इन टेम्परेचर इस केस में क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अब अगर मैं डेल्टा टी को 0 रख दूं कितना आएगा, इन्फिनिटी। पहली वाली वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू, ये तो हमने एक्सट्रीम केस ले लिया। 0 से लेके इन्फिनिटी तक गैस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। गैस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर कहां तक, लिखो। आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, ऑब्वियसली आधा पेज छोड़ दो, इतना छोड़ दो। ये भेजूंगा अभी, ये बात समझ में आ गया ना। तो लिखने में क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, जितना टाइम बचेगा रिवीजन के लिए उतना न्यूमेरिकल करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, इसमें लिखने में क्यों टाइम खराब करें। मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे, सपोज द गैस इज टेकन इन ए कंडक्टिंग सिलेंडर। अब कंडक्टिंग सिलेंडर है तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, कंडक्टिंग सिलेंडर। तभी तो जब ये गर्म होगा तो हीट बाहर निकल जाएगी, तभी तो होगा। ये हीट बाहर से अंदर भी आनी चाहिए, अंदर से बाहर भी जानी चाहिए। पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस किन कंडीशंस में होता है, व्हाट आर द 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इट शुड बी इनफाइनाइटली स्लो एंड इट शुड बी कंडक्टेड इन ए कंडक्टिंग वेसल। 2 चीजें होनी चाहिए। चलो क्या, कोई नहीं, सी लिख दिया, इतना हो गया, खत्म। आगे लिखो 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस।
स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला को बता, डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? क्या होती है? हर एलिमेंट की अलग होती है, वेरी करता है। समझ लीजिए, हीट सप्लाई करते हैं तो वो उनका मास सेम है, बट जब वो उनका टेम्परेचर अलग अलग राइज करते हैं क्योंकि मेंटेन होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? क्या डेफिनेशन क्या? हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, मान लीजिए हम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को हीट करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं। नहीं याद रहता, वैसे वैसे में रहते हैं, जुराबे सूंघते हुए नहाते नहीं 8-10 दिन तक। कहाँ खोए रहते पता नहीं, कल से समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी यूनिट मास, मान लो मैं किलोग्राम करता हूँ, पानी की स्पेसिफिक हीट क्या लिखी थी? अगर मैं 1 किलोग्राम पानी ले लूं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो 4200 जूल 4200 जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी हीट चाहिए? स्पेसिफिक हीट के बराबर। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम डेफिनेशन लिखूंगा, सिर्फ लास्ट में एक शब्द जोड़ दूंगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी, एक डेफिनेशन लिख लो, 3 में कर रहे थे। It is the amount of heat required by, it is the amount of heat required by unit mass of the gas. It is the amount of heat required by unit mass of the gas to raise its temperature by 1 degree Celsius. To raise its temperature by 1 degree Celsius, keeping volume constant. ठीक है जी, इसी तरह से टोटल 4 है, एक पेज इसके लिए छोड़ देना। छोटा CV, छोटा CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर में और इसमें क्या फर्क था अनुष्का? बस सिर्फ केजी की जगह क्या डल जाएगा, वहां पर हम यूनिट मास लेते थे, यहां पर 1 मोल मास ले लें, बस। समझ लो बात को। एक नोट ले लो आधा पेज छोड़ने के बाद, CP is greater than CV, कैपिटल CV is greater than कैपिटल CV। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर वो कभी भी बात कर रहे हैं ना कि वो स्पेसिफिक हीट मोलर ही होती है, अगर वो बताए ना आपको CP is greater than CV, जी बता सकता है कोई? कांस्टेंट प्रेशर पर जब मैं हीट करता हूं तो हीट ज्यादा चाहिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करता हूं कम चाहिए। कोई बता सकता है रीजन? सोच के दिमाग को केवल एक ही चीज पर चलाया करो, सिलेंडर में गैस और उसके ऊपर पिस्टन।
आपके घर में प्रेशर कुकर है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, 5 लीटर का है, वही जो तेरे पापा देख में आएगा, 5 लीटर का वॉल्यूम है उसका। अब उसमें तूने गैस भर दिया, पानी उबाल के स्टीम बना ली तूने, उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है उसका। तो तूने क्या किया हुआ है, तूने सिलेंडर लिया हुआ, पिस्टन लगा रखा है मान ले, और तूने इसको वेल्ड कर दिया यहाँ से, वेल्डिंग समझते हो, जाम कर दिया तूने इसको यहाँ से। अब तुम इस गैस को एक्सपेंड अब इस गैस को हीट करना शुरू कर दो, क्या होगा, गैस गर्म होती जाएगी और गर्म होती जाएगी और गर्म होती जाएगी। क्या गैस फैलेगी, फैलने तो दे नहीं रहा, कहीं कोई एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि तुमने ये ढक्कन क्या करा, फिक्स कर दिया, आप पिस्टन को ऊपर जाने नहीं दे रहे। आप जब जाने नहीं दे रहे तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम हीट कर रहे हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर रहे हैं, ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर रहे हैं। अब की बात दूसरा ले लो, हमने वेल्डिंग हटा दी, गैस को हीट किया आपने, अब गैस को, अब इस पिस्टन को फ्री छोड़ दिया आपने, अब हीट करोगे क्या होगा, दो काम होंगे। अब गैस ठंडी हो जाएगी। नहीं, वो तो जब तक जब इनफाइनाइटली स्लोली करते हैं। मैंने आपको इसलिए बोला नहीं था कि चैप्टर सब इन्होंने मिक्स करवा दिए सारे। थर्मो सॉरी कौन सा चैप्टर बताओ, अरे यार आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें, दो कंडीशंस होती है, वेसल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग, दूसरा प्रोसेस should be infinitely slow, बहुत ही स्लो होना चाहिए प्रोसेस। ये आइसोथर्मल की कंडीशन होती है, जरूरी है, ऐसा ही होता है। क्यों लिख रहे हो, फिर किसी लिख रहे हो, अभी देखो पहले यहाँ हमने क्या किया था, हमने पहले वेट किया, हीट किया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर, जो हीट हमने दी सबसे टेम्परेचर बढ़ गया बड़ा। अब हमने इसको फ्री छोड़ दिया, अब हमने कहा हीट करो, हीट करोगे तो क्या होगा, जैसे आप इसको हीट दोगे ये ऊपर को भी जाएगा, तो हीट से टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक्सपेंशन होने की वजह से इसका टेम्परेचर कम भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो टेम्परेचर बढ़ाना है। जैसे ही एक्सपेंड करता है बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इसको दबा रहा है, और हमारी गैस कह रही है नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगी, तो गैस क्या करती है, वर्क डन करती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। फिर से देखिए, सब कुछ सेम है, यहाँ वेल्डिंग कर रखी है मैंने, यहां से अगर आप Q हीट दोगे उससे टेम्परेचर राइज कर जाएगा T। अब मुझे इस गैस का भी टेम्परेचर T राइज करवाना है, लेकिन ये फ्री है, लेकिन ये फ्री मतलब ऊपर जा सकता है। अब ऊपर से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है, लेकिन मैं यहां से इसको भी कितनी हीट दे रहा हूं, लेकिन ये फ्री है तो थोड़ा सा क्या चला जाएगा ऊपर। अगर ये ऊपर जाएगा तो गैस हल्की सी ठंडी होगी, लेकिन मुझे टेम्परेचर तो उतना ही बनाना है, तो मुझे और भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। यहाँ तो लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 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 लेकिन मुझे ये काम कब करना है, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे प्रेशर बढ़ता है धक्का मारता है ऊपर चला जाता है, जैसे प्रेशर बढ़ता है धक्का मारता है ऊपर चला जाता है, और टेम्परेचर मुझे दोनों में कितना करना है, सेम करना है। तो इसमें हीट ज्यादा लगेगी, इसमें हीट ज्यादा लगेगी, इसमें हीट ज्यादा, इसमें क्यों लगेगी, इसमें तो हीट जो दी तुम्हें उससे केवल टेम्परेचर बढ़ा, इसमें जो हीट हमने दी वो केवल किस काम आई, टेम्परेचर बढ़ाने। यहां जो तूने हीट दी वो टेम्परेचर भी राइज करवाएगी और एक्सपेंशन भी करवाएगी, तो यहां पर हीट ज्यादा चाहिए एक्सपेंशन में भी और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी, और यहाँ तो सिर्फ किसने चाहिए, तो इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली वैल्यू से ज्यादा, यही लिखवाना चाह रहा हूँ। लिखो, ये तो लिखो, when we heat the gas
at constant volume, when we heat the gas at constant volume, heat is required only to raise the temperature of the gas. ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर ये करवाया तो 110% ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला Cv is greater than Cv. Heat is required only to raise the temperature of the gas. Full stop. But when we heat the gas at constant pressure, heat is required for number 1, raising the temperature of the gas. खत्म हो गया. Raising the temperature of the gas. दूसरा, energy needed by the gas to do work. Energy needed by the gas to do work in expanding against the external pressure. राइट, ठीक है. इसीलिए Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है. इन दोनों में रिलेशन भी होता है, ये भी कहीं नोट करके डाल दो. बच्चे कह रहे हमें आता है, बोर्ड पे करोगे, पीछे वालों से आवाज आएगी. आज एक आर्टिकल और कराऊंगा, उसके बाद सीधा मैं एसएचएम पे जा रहा हूँ. पहले उसे खत्म करेंगे, फिर देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. वो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों के दोनों. हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस. जब तक हम ये चैप्टर्स करके निपटेंगे दोनों के दोनों लास्ट वाले, तब तक स्कूल में क्लियरिटी भी आ जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है, कौन कौन से हमारे बचे हैं. तो फालतू हमारा टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है ना. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस. बना लीजिएगा प्लीज. अगर काइनेटिक थ्योरी में कोई आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो यही वाला है.
बन गया? लिखो let the cubical vessel be filled with an ideal gas. आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जो सभी तरह के गैस के लॉज को उधर गया, जो सभी तरह के गैस के लॉज को फॉलो करती है, आइडियली ओबे करती है। ठीक, आइडियल गैस। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, इसके अंदर हमने गैस भर दी। ध्यान से सुनिएगा, इस गैस में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैं लिखवा रहा हूं। हर पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो गैस का मास निकल आएगा। एक पार्टिकल का मास m, इतने सारे पार्टिकल हैं, m इंटू n कर दूंगा तो पार्टिकल निकल आएगा। ठीक, लिखो m, छोटा m लिखो पहले, let small m is equal to mass of each particle. हेडिंग डलवा दी मैंने इसकी, सॉरी हेडिंग तो लगाई, अच्छा डलवा दिया, ठीक है ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक, n is the number of particles of gas, मुझे लगा मैंने हेडिंग ही डाली। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्लियर? एक पार्टिकल का मास m है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m इंटू n कर लो गैस का पार्टिकल। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, लिखवाने से पहले समझा दूं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का मतलब क्या है? अगर मैं इस क्लोज्ड वेसल में किसी गैस को इसमें एनक्लोज करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल दीवारों पे टक्कर मार रहे होंगे। जब वो टक्कर मारेंगे तो फोर्स लगाएंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसका मतलब वो प्रेशर लगाएंगे। अब सवाल ये है कि कितना प्रेशर लगाएंगे, सवाल ये है कि कितना प्रेशर लगाएंगे। यहाँ हमने एक पार्टिकल ले लिया जिसकी वेलोसिटी कितनी है, c1। मेरा ध्यान नहीं है, ध्यान दे जाओ। इस पर पार्टिकल का मास, इसकी वेलोसिटी कितनी है, c1। पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, c1। हमने इस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट तोड़ लिए, x के अलोंग, y के अलोंग, z। ये केवल एक पार्टिकल है, ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल सबसे पहले मैंने मान लिया सीधा जाएगा x एक्सिस के अलोंग और इस वाले फेस से टकराएगा। जैसे हमारे कमरे की हम बात करें तो यहाँ से एक पार्टिकल चला, सीधा गया और सामने वाली दीवार से टकराया। जब वो सामने वाली दीवार से टकराएगा तो उसका मोमेंटम बदलेगा। याद करो, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, शर्मा जी आप भी बताएंगे, आपके प्यार ज़्यादा। एक बॉल है, v वेलोसिटी से दीवार पे फेंक दी, वो v वेलोसिटी से वापस आ गई। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? 0। हाँ पूर्वी, एक बॉल ले ली मैंने, वशिष्ठ बताएगा, v वेलोसिटी से बॉल फेंकी, v वेलोसिटी से बॉल वापस, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? हाँ, -2mv या 2mv। चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो गई। लड्डू प्रसाद, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। अगर मोमेंटम में चेंज ही 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गई। फिर तो दीवार में घूम से मारो खूब, और क्या, जितनी वेलोसिटी से मारते हो उतनी वेलोसिटी से बाहर खींच लो वापस, खत्म हो गई बात। दीवार टूट जाएगी, हाथ से वीडियो, इससे मजे ना नहीं आता।
अब ये जब पार्टिकल जाएगा सामने वाली दीवार पे टकराएगा, जब सामने वाली पार्ट उस पर दीवार पे टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा x1 से। और पार्ट अगर कोलिजन इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी जाएगा उतनी वेलोसिटी से वापस। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? है ना 2mv बोल रहे हो, मैं 2mv की जगह 2mx1 बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर इसने ये गया और टकराकर वापस आया, मोमेंटम बदला? हाँ बदला। मोमेंटम बदला होगा तो क्या लगी होगी? फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? बस हमें वहीं पहुंचना है धीरे धीरे, है ना। अभी तो हमने केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। अभी और देखो, ये पार्टिकल यहाँ टकराया, फिर थोड़ी देर बाद a डिस्टेंस ट्रेवल करके सामने वाली दीवार पे टकराया, फिर a डिस्टेंस ट्रेवल करके दोबारा यहाँ पे टक्कर मारेगा। होगा क्या होगा? यहाँ रखा पार्टिकल, ये सामने वाली दीवार पे टकराया, वहां से चला, फिर इस दीवार पे आया और फिर वापस गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दो कोलिजन्स के बीच में? 2a। वेरी गुड। यहाँ से चला, एक बार टक्कर मारी, यहाँ से चला, a डिस्टेंस यहाँ गया, फिर a डिस्टेंस यहाँ गया, a जाना और a आना, कितने 2a हो गए? ओ सॉरी, कितने हो गए? 2a डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो, उज्ज्वल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ, तेरे भी बता गया क्वेश्चन, दोस्तों पूछ रहा हूँ। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ समथिंग। कुछ भी चीज को इतनी बार रिपीट कर रही हो, फ्रीक्वेंसी यही तो होता है। बाद में हम देखते रहेंगे 1/t है क्या, ठीक है ना। लिखो, वी कंसिडर a molecule A1 as shown. We consider molecule A1 moving with velocity c1 as shown. We consider a molecule A1 moving with velocity c1 as shown. आगे ये वाली बात देख लो। We resolve c1 along x-axis, y-axis and z-axis. We resolve c1, भुवन लिखा है, सुन आ रहा है? We resolve c1 along x-axis, y-axis and z-axis. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? किसी भी वेक्टर के आपने 3 कंपोनेंट कर दिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बहुत दिन से करते आ रहे है ना, जस्ट स्क्वायर हटा दो तो करते आ रहे हो ना। मैंने भी कुछ नया नहीं करा। वो जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट तोड़े हैं, इसका c1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? इसी बराबर है। शक्लें देखते रहते हैं ऐसी गंदी गंदी बना के। इधर देखो दोबारा से, अगर ये वेक्टर ये ax है और ये ay है, यही आएगा कि नहीं? तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा किसके बराबर आएगा? तो लड्डू प्रसाद हूँ, यही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको। सिमिलरली दूसरा पार्टिकल भी तो होगा, इसका भी यही स्थिति होगी। थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। बोलो, the molecule A1 travel along x-axis
the molecule A1 travel along x-axis with speed x1, comma, strikes phase 1 and rebound with speed minus x1. Rebound with speed minus x1. Change in momentum of A1. अब तो कोई दिक्कत नहीं है, -2mx1 लिखने में वही 2mv के बराबर आ गया, ठीक है। This molecule will travel up to phase 2. This molecule will travel up to phase 2 and get rebounded from there. And strikes phase 1 again, gets rebounded from there and strikes phase 1 again. Full stop. Next line. Time taken कितने टाइम में हो जाएगा ये काम? ए डिस्टेंस आया, ए डिस्टेंस गया, स्पीड एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितनी स्पीड से, कितना टाइम हो गया? आइए आइए, x1 हो गया। आगे चलो, therefore अभी क्या पूछा था, क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। therefore this molecule A1 collides with phase 1 after every 2a/x1 seconds। आया ना? ये कह रहा है, यहां से a आएगा, a जाएगा, इसमें हर बार टाइम कितना लगेगा? 2a/x1, इतनी बार हर बार टक्कर मारेगा, ऐसे ही करता रहेगा, ठीक। Therefore number of collisions of this molecule on phase 1, ये बताओ क्या लिखना चाहिए? इक्वल्स क्या? बढ़िया। नंबर ऑफ, देखो पढ़ के देखो क्या लिखा है। नंबर ऑफ कोलिजन्स, किसी चीज को बार बार रिपीटिशन क्या कहते हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का उल्टा। टाइम कितना है? 2a/x1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? x1/2a। बहुत बढ़िया, लिखो इज इक्वल टू x1/2a। लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल पर सेकेंड। change in momentum of the molecule per second। एक बार टक्कर मारता है तो कितना चेंज होता है? इतना। एक सेकंड में कितनी टक्कर मार रहा है? सही है ना? जो कटता कटता काट कर जो बच गया वो लिखो। Change in momentum of the molecule
पर सेकंड, ये लिखा है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल पर सेकंड, ये लिखा है ना, इसको 3-4 बार पढ़ना। चेंज इन, हाँ फोर्स होती है भाई, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या होती है? फोर्स। चेंज मोमेंटम क्या होती है? फोर्स। बट change in momentum per second is equal to, सही है जी? Therefore, force on the molecule exerted by phase 1, force on this molecule exerted by phase 1 equals this much. ये रहा। Force on this molecule exerted by phase 1. Next line में, therefore force exerted by molecule. Therefore force exerted by molecule on phase 1. Force exerted by this molecule on phase 1 equals, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, प्लस mx1 स्क्वायर बाय a, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर 5 न्यूटन ये लगाएगा तो 5 न्यूटन वो लगाएगा, ठीक है। आगे चलिए, सिमिलरली forces exerted by other molecules on phase 1, ये आ गई। ये सारे मॉलिक्यूल फेज 1 पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये निकाल लिया। लास्ट में लिखो देयरफॉर, नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल अलग, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन फेज 1 कुछ कॉमन निकला इसमें, m/a कॉमन निकल गया ना, या हो गया यहाँ तक। बोलो, लंबा आर्टिकल। प्रेशर exerted by all molecules on phase 1, pressure exerted by all molecules on phase 1, प्रेशर क्या होता है और फेज 1 का एरिया कितना है? फेज 1 का एरिया a स्क्वायर, बढ़िया, a स्क्वायर। तो fx की वैल्यू यहाँ डाल दूं तो क्या बनेगा? ये Similarly, pressure exerted on other phases सारी वॉल्स पर प्रेशर बराबर ही लग रहा है, लेट अस से P, therefore average pressure
इन तीनों को ऐड कर लो। एक देखो एक बार, देखो एक बार, कोशिश एक बार देख रहे हो, इसको 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 ऐड करके 3 से डिवाइड करो। जब इनको ऐड करूंगा ध्यान से देखना ना, इसको छोड़ दो, इनको ऐड करूंगा तो m/a³ सब में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। तो इसमें से हम m/a³ को तो बाहर कर दें, और अगर मैं हाँ बढ़िया यही कह रहा था, ये आ गया x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर xn स्क्वायर yn स्क्वायर zn स्क्वायर। लेकिन इसको तो हमने शुरुआत में लिख दिया था c1, तो ये हो गया c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर cn स्क्वायर। सही है ना? एक काम और कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कंफर्टेबल करूँगा, यहीं पे खत्म कर रहा हूँ इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करा, इसको आप पहचान जाओ टोटल मास। और ये क्या वॉल्यूम? अरे वो 3 छूट गया भाई, ये 3 छूट गया इसमें। मैंने इन तीनों को ऐड तो कर लिया, 3 से डिवाइड नहीं किया। हाँ, ये m इंटू n क्या है? टोटल मास। और ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। और ये ऐसा कैसे लिखा जाए? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 इंटू डेंसिटी। और इस पूरे को मैं नाम दे रहा हूँ c, बता रहा हूँ क्या है ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 1/3 रो c स्क्वायर, वेयर c स्क्वायर is c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बाय n। तुम्हारा देखिए c स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर क्या लिखा था? n ना, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ क्या लिख जाएगा? क्या मैं c को लिख सकता हूँ? c वैसे वेलोसिटी थी ना, c को मैं लिख सकता हूँ रूट मीन स्क्वायर। पहले भी हमने कहा था नहीं RMS वेलोसिटी आई थी, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, यस, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूरा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ ली केमिस्ट्री में? पढ़ी थी ना? फेरिस ब्लैक बॉडी,
थोड़ी देर के लिए ब्रेक क्यों नहीं, ऐसा ब्रेक है थोड़ा ऐसा ब्रेक जो अभी हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुम्हें बार बार कहीं ना कहीं यूज होएगा वो। जैसे अभी हमने बात करी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने बोला इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए हमने उसमें भी बात करी थी, जो हम गैस की बात कर रहे थे, आइडियल गैस की बात कर रहे थे, इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। याद है हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक स्प्रिंग से दिखाते थे, ये मॉलिक्यूल्स एक जगह तो पड़े नहीं है, ऐसे से हिलते रहते हैं, ऐसे से हिलते रहते हैं आपस में, कभी इनका मीन डिस्टेंस कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती घटती रहती है। लेकिन हम गैस की बात करें, अगर आइडियल गैस की बात करें, सिर्फ आइडियल गैस की बात करें, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी, ये है इंटरनल एनर्जी, गैस की इंटरनल एनर्जी में केवल कौन सी एनर्जी होगी? और काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा दो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है सर, ये लॉ क्या कहता है? आपने बिल्कुल ठीक बोला, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं, डीक्यू हीट दे दी हमने, तो हीट दो जगह इस्तेमाल होगी। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएगी, दूसरा वर्क डन इन एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। दो जगह काम आती है, वर्क डन इन एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक टेम्परेचर बढ़ाने में और एक एक्सपेंशन में, दो जगह काम आती है। समझ लो बात को? आए ना? नहीं समझ? आपने किसी गैस को हीट किया, क्या काम हुआ उससे? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर से क्या बढ़ेगी? और अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, तो आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है, तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, बढ़ना घटना छोड़ दो, इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने हीट निकाल ली, मैं तो चेंज की बात कर रहा हूँ। चेंज इन हीट सप्लाइड या हीट गिवन आउट, ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। तो दो काम होंगे अगर आपने आप दिमाग को एक ही जगह बिठा के रखो, सिलेंडर पिस्टन यहाँ से बाहर मत निकलो फिलहाल के लिए समझने के। अब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा? गैस को टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, एक्सपेंशन भी होगा। चाहे मैं सॉलिड को हीट करूँ, चलो मैंने एक लोहे का टुकड़ा बॉल ले ली, ये लोहे की बॉल ले ली, ठीक, इसको हीट करूँगा तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल जो पहले बड़े प्यार से ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे हिलना शुरू कर देंगे, क्या बढ़ गई इनकी? ठीक है, ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो मैं उसकी बात वही करने का। क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आया? आज आया। क्या ये एक्सपेंड हुआ? मामूली सा तो हुआ, लेकिन सॉलिड्स के केस में हम क्या कहते हैं कि एक्सपेंशन ना के बराबर है, क्योंकि कितना एक्सपेंड हो जाएगा? ऐसा नहीं कि एक एमएम एक्सपेंड हो जाएगा, है ना? फिर मान लेते हैं कितना एमएम एक्सपेंड हो गया, कितना वर्क कर लिया इसने, कितना इसमें फोर्स लगा के बाहर वाले प्रेशर को रोक दिया, कुछ करा, कोई खास एक्सपेंशन नहीं है ना सॉलिड्स में, इसलिए सॉलिड्स में ये वाला पार्ट कम है, सारा का सारा पार्ट किसमें है? तो जितना तू हीट देगा सारा का सारा किस काम आएगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, इसी में आएगा। तो सॉलिड्स के केस में अलग हो गया। लेकिन अगर तू यहाँ गैस लेता है और इसको हीट करता है तो क्या होगा? गैस फैलेगी, एक्सपेंशन भी करेगी, बहुत सारा एक्सपेंशन करेगी और इसका टेम्परेचर भी राइज होगा। तो लॉ ये कहता है कि जितनी हीट आप देते हो किसी सिस्टम को, वो हीट कहाँ इस्तेमाल होती है? इंटरनल एनर्जी को बदलने में और वर्क डन इन एक्सपेंडिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। अब मैं तेरे उसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। आगे जाओगे
तो आपको इस dW को आप कन्वर्ट करते हुए देखोगे, दिस इज PD, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये बाद में डिराइव करता हूँ। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। जब आइस मेल्ट करती है तो स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू होती है? चॉकलेट क्वेश्चन। जब आइस मेल्ट करती है, चॉकलेट क्वेश्चन, जब आइस मेल्ट करती है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं तो यही पूछना होगा तो फिर मैं बहुत सारी चीजों में चॉकलेट लगाता है, बड़ा कंजूस आदमी। हाँ जी बोल, अभी जो समझा रहा हूँ उससे बात हो जा रही। जब आइस मेल्ट करती है तो क्या नहीं होता? टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो क्या चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना। सी क्या होता है? और आप क्या कह रहे हो? तो जब आइस मेल्ट कर रही है तो क्या नहीं हो रहा? ये नहीं हो रहा ना। स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई? समझ रहे हैं बात को? चलो एक और एग्जांपल। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस लो। कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस? जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। स्पेसिफिक हीट कितनी आएगी? इसका मतलब ये भी प्रोसेस कैसा था? इसमें टेम्परेचर बदला, इसका आइसोथर्मल प्रोसेस है। सुनना है? ज्ञान चक्षु खुले, छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं। मैं मुझे सिर्फ ये कि कोर्स एक बार मेरे इंपॉर्टेंट चीजें निपट जाए तो छोड़ूंगा तो मैं थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं निपटाऊंगा। वैसे भी एक दिन चाहे वाले नोट्स लिखवाने का टाइम ना करा करो, नोट्स वैसे भी मैं दे दूंगा, कराऊंगा तो मैं फिर भी थर्मोडायनेमिक्स। अभी ब्रेक ओवर नहीं और कराऊंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? दोबारा थोड़ा सा बोलिए प्लीज। जिसमें हीट सिस्टम से ना बाहर जाती है और ना सिस्टम के अंदर आती है। आप सिलेंडर से बाहर निकलिए ही मत इस चैप्टर में। मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें हीट ना तो अंदर दे सकूं ना निकाल सकूं। इसको रजाई बना दो, ठीक है ना? इसके चारों तरफ रेडियोमेटिक वॉल्स लगा दो, इसके चारों तरफ रजाई भर दो और उसमें ग्लास बोल भर दो। इसके हमारा फ्रिज में ऐसा सिस्टम तो है, फ्रिज का दरवाजा अगर ना खोला जाए तो उसकी हीट ना बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। अगर हम 100% एफिशिएंसी माने, हम मान के चलें कि उसमें क्या होता है, उसमें 8 या 9 सेंटीमीटर की ग्लास वूल भरी रहती है। चलो सर्दियाँ आ रही है, थोड़े से क्वेश्चन मेरा भी पढ़ाने का मन किया। सर्दियाँ हम स्वेटर तो पहनते हैं, स्वेटर में इतने मोटे मोटे छेद होते हैं, फिर भी पहनते हैं जी। कैसे ना जाएगी बात? स्वेटर देखा तो पास से देखा स्वेटर है वे लड्डू प्रसाद? स्वेटर का डिजाइन जब देखते हो तो उसमें छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं। मेरा बॉडी हीट बात है तो मैं तो स्वेटर बोलो। अरे ये सब चैप्टर्स का ही हिस्सा है तुम्हारे। मैं यहाँ पे वैसे मजाक नहीं कर रहा। बोले कमाल कर तुम। अब तो बहुत सारे कंबल केस निकल आए हो किसी ना किसी के। तो ठंडी हवा, ठंडी हवा अंदर ना है, छेद में हवा ना सी तो ऐसा होता है। एयर इज एन इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर कह लो इसको। तो स्वेटर के जो ये छेद से है ना, इसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है और जब इसके अंदर हवा ट्रैप हो जाएगी तो वो एक तरह का आपका इंसुलेटर आपके शरीर पे आ गया। एक तरह का इंसुलेटर, वो जो आपकी जो वूल है वो तो है इंसुलेटर। एयर भी वेट कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, तो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगी। लेकिन अब इतनी साइंस पढ़ते हो तो इतनी समझा करो बात को, स्वेटर पहन के स्कूटर नहीं चलाते। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इंटरेस्टिंग चीजें बोर नहीं करूंगा।
ये तो मुझे मालूम है काफी कुछ बोलता है, इनकी हालत देखो किडनी बाहर आती बोल नहीं करते। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मेरे पास एक रबर है और मुझे पीछे देव को या वशिष्ठ को पहुंचानी है। मेरे पास 3 तरीके हैं, मैं हमें को दूंगा, हमें उज्ज्वल को देगा, उज्ज्वल पीछे दे देगा। क्या कोई आदमी अपनी जगह से हिला? नहीं, केवल थोड़ी सी मूवमेंट अपनी जगह पे हुई और यहाँ से हीट वहाँ पहुँच गई। एक पार्टिकल से हीट दूसरे पार्टिकल तक पहुँच गई। ये अपने घर में रोज देखते हो, वो जो तवा जिसको मम्मी जी रोटी बनाती है उसका लकड़ी का हैंडल होता है, लोहे का तो नहीं होता। क्यों नहीं होगा? लोहे का होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, गुड कंडक्टर है। जहाँ पर गैस के ऊपर आपने तवे को रखा हुआ है वहां से हीट हैंडल तक पहुंच जाएगी बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन जिस मॉलिक्यूल को हीट मिली वो जोर से हिलना शुरू हो गया, उससे अगला वाला हिला, अगला वाला हिला, धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी हैंडल तक ट्रांसफर हो गई। कंडक्शन एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं एक तरीका तो यही होगा पहुंचाने का सामान, और बचा वो तरीका एक में सीधा उठ के गया, बीच वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं देकर वापस आ गया। क्या तरीका होगा? इसे कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट्स एक तरीका ये हुआ, मैंने किसी का कोई मतलब नहीं उठाया, फेंक दिया, इसे कहते हैं रेडिएशन। कन्वेक्शन कहाँ यूज करते हो? कन्वेक्शन करंट लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कन्वेक्शन करंट ही तो होते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में क्या पढ़ा था हमने? कल भी तो पढ़ रहे थे, यहाँ से हवा यहाँ से घूम के हवा है, यहाँ से घूम करंट सी तो बने हुए। या आप देखो अब सर्दियाँ आ गई, गर्म पानी के लिए घर में लड़ाई होती है। अब बताता हूँ मैं, हाँ इसने सारा गीजर खाली कर दिया, बेटे को नहीं छोड़ा। पहले हम लोग जब छोटे थे तो गीजर वैसे वाले नहीं होते, हमारे यहाँ गीजर जो होता था वो बहुत दिन बाद आया। पहले तो वो रॉड लगा हुआ है, अभी भी कई बार वो चलती है जब गीजर खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे रॉड लगी है। अब जो फिजिक्स पढ़ा लिखा समझदार प्राणी है उसे पता है वाटर जो है वो बहुत बड़ा गुड कंडक्टर नहीं है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर की बात करूँगा। तो अगर यहाँ तक रॉड लटकी हुई है तो यहाँ तक का तो पानी गर्म हो जाएगा, नीचे तक हीट पहुँचेगी थोड़ी, जाएगी ऑब्वियसली, मॉलिक्यूल अगर घूमते रहते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन मैक्सिमम पानी ये वाला गर्म होगा। मैक्सिमम पानी ये पानी जाएगा ठंडा। तो अगर आप समझदार फिजिक्स पढ़े लिखे तो पहले रॉड निकालिए और बाल्टी का ऊपरी हिस्से का पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करिए, नीचे वाला तो नहीं छोड़िए। ठीक, अब अगर ऐसे ही रॉड लटकी रहती तो फिर गड़बड़ हो जाता मामला। अब गीजर कभी खुलवाइए या खोलिए, खुलता हुआ देखिए। गीजर में रॉड यहाँ लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। जब नीचे ही लगाओगे रॉड को तो यहाँ का पानी गर्म होगा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, इनकी जगह आसपास वाले मॉलिक्यूल ले लेंगे, जब वो हीट दे देंगे तो वो घूम के फिर यहाँ पे आएंगे। तो पानी गर्म होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स अगर ये रॉड किसी प्राणी ने यहाँ लगा दी होती तो ये गीजर पानी गर्म नहीं करता ज़्यादा, थोड़ा पानी गर्म होता। लेकिन अब क्या होगा, कन्वेक्शन करंट्स के साथ की वजह से पूरा पानी गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है? मैंने यहाँ आग जलाई हुई है, वशिष्ठ कह रहा है सर बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी आग की तमन मेरे को महसूस हो रही है। क्या कोई पार्टिकल गया? क्या कोई आग के पार्टिकल जा रहे हैं यहाँ से निकल के? कोई मैंने यहाँ पे वो अनार चला रखा है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ से हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस उधर जा रही है। अगर बीच में से एयर हटा दूं तो भी जाएगी, सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है और केवल 400 किलोमीटर तक की हवा है, इस बीच में कुछ नहीं है। फिर भी सन की रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सारी आपके पास तक पहुंचती हैं। इसका मतलब रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने आग जलाई, वहां तक हीट रेडिएशंस पहुंच जाएगी, बीच में एयर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही बात को? तो 3 तरीके होते हैं हीट के ट्रांसफर करने के। कंडक्शन, जैसे एक रॉड गर्म की, एक रॉड ले ली मैंने, रॉड को यहाँ से गर्म किया, थोड़ी देर बाद यहाँ भी हीट पहुंच गई, कंडक्शन। कन्वेक्शन आपने गीजर के अंदर देख ही लिया,
और तीसरा आ गया रेडिएशन, तीसरा आ गया रेडिएशन। ठीक है, तुम लोग ना हिस्ट्री ढंग से पढ़ के नहीं आए हो। पहले ट्रेड विंड्स यूज करते थे कभी। ट्रेड विंड्स क्या होती थी मालूम है? हाँ, अफ्रीका में लोग ऐसे काले पीले से क्यों होते हैं, हम लोग इतने काले पीले नहीं। हाँ, एक बात है, इक्वेटर में धूप की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्मी बहुत होती है वहाँ पर लोग इस तरह के वहाँ पर इसकी। अब तुम देखो जितने भी ठंडे इलाके में लोग रहते हैं, अंग्रेज क्यों रहते हैं, मतलब ये ज़्यादातर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड वाले हैं, बर्फ पड़ती है वहाँ बहुत ज़्यादा, देखते हो ना, धूप कम आती है वहाँ पर, तो मेलानिन का जो बनने का प्रोसेस है इन लोगों का ऐसा नहीं था हमारा, तो इसीलिए वो गोरे दिखाई देते हैं, हम थोड़े काले, और नीग्रो बिल्कुल ही बेचारे किस लिए काले हैं, तो काले। अब ये इक्वेटर आ गया, समझना बात को इसको। पहले क्या होता था, मोटर तो होती नहीं, जब मोटर नहीं होती, इसमें मैं किताबों से आज सुबह पढ़ा था तो मुझे टॉपिक्स याद है, इसलिए मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर कभी पढ़ लें, अभी मेरा आगे बढ़ाने का वो नहीं है। ट्रेड विंड्स के बारे में लिखा हुआ है, कन्वेक्शन करंट्स या कंडक्शन करंट, जब पढ़ोगे आप उसमें तो आपको आगे जाके मिलेगा। उसके अंदर होता क्या है, जब अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इक्वेटर पर यहाँ पर धूप की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती है, तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा। ये पोल्स आ गए, ये पोल्स आ गए। अब जब यहाँ पर बहुत गर्मी होगी और यहाँ ठंडा होगा तो क्या होगा, यहाँ वाली हवा ऊपर उठेगी, यहाँ वाली हवा नीचे को बैठेगी, ठंडी है, होगा कि नहीं। यहाँ वाली हवा पर इसकी वजह से कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर। मान लीजिए हवा यहाँ से उठी ऊपर, तो प्रेशर कैसा बन गया, नीचे लो। इधर वाली हवा इधर की तरफ भागेगी, यानी हवा किधर से किधर को भागेगी, पोल से, लेकिन ये तब भागती जब अर्थ घूम नहीं रही होती। अर्थ घूमती भी है, अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, और जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती है और ये चलती है इधर की तरफ को, तो इसकी डायरेक्शन जो है, अब ट्रेड विंड्स क्या होती है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, जो ट्रेडर्स थे ना, पहले बोट तो होती थी, मशीन तो होती नहीं थी, डीजल कुछ था नहीं, तो लोग व्यापार कैसे करते थे, इधर से उधर कंट्रीज में जाते कैसे थे। आपने नाम सुना होगा सेल बोट, अरे वो बोट के ऊपर वो लगा देते कपड़ा सा, इतना ऊंचा सा वो कपड़ा लगा देते एयर की डायरेक्शन के हिसाब से। तो कुछ खास महीनों में हवा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलती है, काफी दिन तक चलती है, तो ये क्या करते थे, सेल बोट ले जाते थे, सेल बोट से हवा ऐसे टकराएगी सेल से, कपड़े से इसके, और इस बोट को सरकाते 1-2 महीने में जिस भी कंट्री में इन्हें पहुंचना था पहुंच जाता। उसके बाद फिर ये वेट करते थे मौसम के बदलने का। जब मौसम बदलता था तो हवाओं की डायरेक्शन बदलती थी दोबारा से, फिर वो डायरेक्शन दोबारा उल्टी चलती थी, ऐसे करके इधर की तरफ, तो अब ये अपनी बोट घुमा लेते थे, अपने घर पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से ये लोग ट्रेड करते थे यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड। कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है, कहीं कम गर्म हो रहा है, तो उस कारण से ये इन सेल बोट्स का इस्तेमाल करके ट्रेड करते थे, तो इसलिए इन विंड्स का नाम था ट्रेड विंड्स, इसलिए इनको कहते थे ट्रेड, व्यापार करते थे ये। ठीक है जी, आगे 2 चीजें और करें। मैं वो इडियाबैटिक प्रोसेस को छोड़ गया बीच में। आपका फ्रिज क्या है, आपका फ्रिज क्या है, एक इंसुलेटर है, समझिए। दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी। अगर ऐसा है, क्योंकि तो यहां समझो कि ये वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स कैसी है। मैं प्रोसेस कौन सा समझा रहा हूं आपको, मीडियम। इस प्रोसेस के दौरान क्या नहीं होता, हीट। ठीक है सर, डेल्टा क्यू नहीं होता इसका, यानी हीट तो अंदर से बाहर जाएगी ना, बाहर से, तो फिर हीट आएगी कैसे।
जैसे इसको जोर से दबाओगे इसके अंदर वाली गैस कंप्रेस होएगी, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दो कंडीशंस एडियाबैटिक प्रोसेस की। इंसुलेटिंग वॉल्स, दूसरा सडन प्रोसेस। पिछले वाले में भी मैंने पता नहीं स्लाइड छोड़ी कि नहीं छोड़ी है। आइसोथर्मल की कंडीशन लिखवाई थी आपको। कंडक्टिंग वॉल्स और इनफाइनाइटली स्लोली, कहीं ना कहीं अटका लो इसको, काम आएगा हमारे। एडियाबैटिक प्रोसेस में इंसुलेटिंग वॉल्स होती है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा और प्रोसेस सडन होता है। अब तुम्हारी अटेंडेंस स्कूल में काफ़ी हो गई है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा किताबें लेके बैठना शुरू कर दो। अब स्कूल रोज मत पहुंच जाया करो, रोज ना जाया करो, थकोगे वहाँ से कम जिस दिन यहाँ 3 घंटे वाली क्लास होती है कोशिश करा करो अवॉइड किया करो। स्कूल जाने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मालूम। जिस दिन यहाँ 3 घंटे 1.5 घंटे वाली क्लास होती है केमिस्ट्री की होती है, उस दिन चले गए। बाकी दिन 3 दिन केमिस्ट्री होती है, 3 दिन वाले दिन चले गए, उस दिन तो थकोगे नहीं यहाँ पर। अब तुम सोचो सुबह 6 बजे से बैठे 2-2:30 बजे आओगे, 2:30-3 बजे घर यहाँ पहुँचोगे, 4 बजे से मैं खून पीना शुरू कर दूँगा, 7 बजे मैं खून पीऊँगा, फिर घर जाओगे, दुखी हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आता। वो देखो उसकी भुवन की हालत देखो कैसे, ये फौजी बनेगा। हालत भी खराब पड़ी तो यार पूरी तरह से क्या हो जुकाम हो रहा है, लगी रहते तो देख के लग रहा है ढीला राम। ऐसा ना करो अपने आपको, कम से कम जब यहाँ आते हो तो आधा घंटा पौना घंटा सो के आए ताकि रिलैक्स रहा करो। थके रहोगे फिर समझ में भी आएगा। ट्यूशन थोड़ी अटेंड करने भाई, पढ़ाई करनी है। स्कूल की थोड़ी सी छुट्टियां कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार टाइम देखो, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, शुरू करो। हाँ, एक रिलेशन और लिख लो कहीं पर। CP/CV is equal to गामा। CP माइनस CV कितना था? और R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और CP/CV होता है गामा। आइसोथर्मल का लॉ लिख लो। आइसोथर्मल का लॉ क्या होता है? कौन सा लॉ चलता है इसमें? बॉयल्स लॉ। PV is equal to constant। और एडियाबैटिक का लॉ क्या होता है? नहीं, वो तो गैस। मैं इधर लिख देता हूँ, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये गामा क्या है? वही CP/, और आपको मालूम है ना CP CV से बड़ा होता है, तो गामा की वैल्यू भी 1 से बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा हो गया CP/CV। बॉयल्स लॉ, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आएगा? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला छोड़ना, ऐसा बना। परसों से अगर क्लास छोड़ी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, पहले कह रहा हूँ। अब बहुत दिन हो गए छुट्टी मारते हुए, अगली क्लास से मैंने SHM शुरू करना है। छुट्टी हुई बच जाओगे, कुछ समझ में नहीं आने का, आगे पूरा चैप्टर साफ जाएगा। बिल्कुल ही नए चैप्टर है, बिल्कुल डिफरेंट। चलिए और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट मान लो यार, स्कूल में टीचर के पास बुक ले जाओ और उनसे टिक करवा लो कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में और कौन कौन से नहीं है। पहले हम उन्हें कर लें जो स्कूल वाले हैं, फिर जो रिलेटेड होंगे बाद में उन्हें कर लेंगे, ठीक है ना? वो एक बार बुक ले जाके मैम से पूछ लो जाके कि मैम बता दो कौन कौन से आते हैं।
ठीक है ना? तो जाएगा मैं बता